Hello everyone, in today's 12th Commerce OC lecture, we will start with first chapter today, Principle of Management. So on page number 1, here it is in front of you. Principles of Management. In this particular chapter, we are going to learn what is management first of all, and what are the principles which govern management to make the management on a very strong position. So let us start with the introduction. Dear friends, in 11th standard, we have studied that management is everywhere. तो 11th स्टैंडर्ड में आपको चैप्टर था रिगार्डिंग मैनेजमेंट और हमने वहां पर सीखा कि हर जगह पर मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होता ही है इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज एनजीओ और एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इट इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, और इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन अ सोशल लाइफ, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड. मैनेजमेंट is the key to success in achievement of goals. कोई भी गोल आपको डिसाइड करना है, whether it is your personal goal or a goal of institution, आपको मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है. अगर आपने मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया तो डेफिनेटली आप जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे. मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द required sources of business organization like machine, मटेरियल एंड मनी. तो बिजनेस सोर्स के लिए हम क्या चीजों को देखते हैं? मशीन देखते हैं, मटेरियल देखते हैं, मनी देखते हैं, ठीक है ना, जिसको हम बात कर सकते हैं वी रिक्वायर कैपिटल, और कैपिटल से सारी चीजें आ जाती है, ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड वी आल्सो रिक्वायर मैनेजमेंट. मतलब जितना इंपॉर्टेंट मशीन है, मटेरियल है, मनी है, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है? मैनेजमेंट. फॉर एस्टेब्लिशिंग coordination between all other sources of organization, one need to know about management. आपको जब कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, हर एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर से मैच करना पड़ता है, एक का जो प्लानिंग है दूसरे डिपार्टमेंट के प्लानिंग को आपको मैच करना पड़ता है, तो वहां पर क्या रिक्वायर्ड होता है? मैनेजमेंट. Therefore, it is observed that the importance of management is growing rapidly. इसलिए डे बाय डे क्या हो रहा है? मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है. पहले ऐसी चीजें जो हम खुद से मैनेज किया करते थे, लाइक बर्थडे इवेंट्स, मैरिज इवेंट्स, और एनी काइंड ऑफ स्मॉल और बिग इवेंट, है ना, हम अपने लेवल पे अपने फैमिली और रिलेटिव के साथ क्या करते थे? मैनेज करते थे. बट अब उसको एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए, प्रोफेशनल टच देने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में शो करने के लिए हम क्या करते हैं? अभी प्रोफेशनल मैनेजमेंट को ये प्रोवाइड करते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे इवेंट मैनेजमेंट के जो बिजनेस हैं वो इसी के बेसिस पे चलते हैं, है कि हर एक चीज को क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसके लिए प्रोफेशनल पर्सन होते हैं. तो क्यों इन प्रोफेशनल पर्सन की जरूरत पड़ने लगी डे बाय डे? क्योंकि हमें सिर्फ एक इवेंट ऐसे ही वर्कआउट नहीं करना है, उसका जो मीनिंग है वो निकलना चाहिए, वो अचीव होना चाहिए. तो आपका जो गोल है, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी बर्थडे पार्टी की बात लेता हूं. तो व्हाई वी आर डूइंग दिस बर्थडे पार्टी? ताकि जिसका भी जन्मदिन है उसको याद रहे, और वहां पर जितने भी गेस्ट आए हैं उनको याद रहे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आएंगे, खाएंगे और चले जाएंगे लाइक अ नॉर्मल, नहीं, ऐसा नहीं. तो उस पार्टी को अगर हमें प्रॉपरली सेलिब्रेट करना है तो कई बार प्रोफेशनल पर्सन को इनवाइट किया जाता है, उनको कहा जाता है कि ये बर्थडे पार्टी को क्या करो? मैनेज करो प्रॉपर. तो वो पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, प्लान बनाते हैं, वो पूछेंगे आपसे आप कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहते हो बर्थडे को, आपका क्या मोटो है, आपका क्या विजन है, आप क्या चाहते हो इस इवेंट से, कितने गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है ना. उसके बाद वो अपना प्लानिंग बताएंगे कि आपके विजन के हिसाब से, आपके मोटो के हिसाब से, आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए क्या क्या मैनेज करना पड़ेगा.
बराबर है। तो इसी तरीके से अगर आपका कोई पर्सनल गोल है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू स्कोर अबाउट 90-95%, तो आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। एंड इफ यू फेल टू डू दैट, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू अचीव, है कि नहीं। आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, आपको सारे सब्जेक्ट कैसे मैनेज करना है, आपको अपने प्रैक्टिस को कैसे मैनेज करना है, ये सीखने का जरूरत पड़ जाता है, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम। और उस लिमिटेड टाइम में आपको अगर वो गोल अचीव करना है तो आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन, मोर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज ग्रोइंग रैपिडली, है ना। रैपिडली मैनेजमेंट का जो रिक्वायरमेंट है अब क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। Various management thinkers have introduced different management theories as per their field, observation and systematic study. तो बहुत सारे ऐसे ऑथर्स आए, प्रोफेशनल्स आए, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि वो सक्सेसफुल क्यों हुए, उनका फॉर्मूला ऑफ सक्सेस क्या है, और जब वो नतीजों पर पहुंचे तो हमें कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिखाई देता है कि किन बातों को फॉलो करने की जरूरत है। देयर आर वेरियस प्रिंसिपल्स, थियरीज एंड टेक्निक्स। तो कुछ प्रिंसिपल है, कुछ थियरीज है, कुछ टेक्निक है, किसके, मैनेजमेंट के। अगर हम इन्हें फॉलो करें तो डेफिनेटली हम भी क्या हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, विच गिव्स रिजल्ट इन सम सेम डायरेक्शन। जो सेम डायरेक्शन में आपको क्या देगा, रिजल्ट देगा। बट its use is varying from organization to organization, situation to situation and person to person। but depend करता है कि कौन इसे कैसा यूज करेगा, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको यूज कर सकती है तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन उसको करे और सक्सेसफुल है, ये जरूरी नहीं है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, सबका अपना अपना अलग अलग सिचुएशन होता है, सबके अपने अपने अलग एनवायरमेंट होते हैं। तो इट इज पॉसिबल कि एक के मैनेजमेंट टेक्निक दूसरे के मैनेजमेंट टेक्निक में क्या हो जाए, वर्क कर जाए। बट ऐसा भी हो सकता है कि वर्क ना भी करे। तो इसके लिए क्या हो जाता है, एक सब्जेक्टिव मैटर। मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, सिचुएशन टू सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन, है कि नहीं। इट डिपेंड्स। अभी सपोज कोई टीचर है, वो क्लासरूम में आते हैं और उनको पूरे क्लास को मैनेज करना है। मैनेज करना इन द सेंस, क्लास शांत होनी चाहिए, सब्जेक्ट को अच्छे से लर्न करनी चाहिए, उनका रिजल्ट आना चाहिए, ये हो गया मैनेजमेंट, ठीक है ना। अब वो आते हैं, कुछ स्टूडेंट को वो देखते हैं मस्ती करते हुए, उनके नेचर के हिसाब से उनको थोड़ा डांटते हैं, थोड़ा समझाते हैं और बात बन जाती है। बट आपको लगता है ये हर एक क्लास के साथ होगा? इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ स्टूडेंट एज वेल ना। बच्चे ही कभी कभी ऐसे होते हैं कि उनको दूसरे तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए होता है, आपके सिंपली बोलने से वो सुनेंगे नहीं। तो एक क्लास टीचर एक क्लासरूम में इस तरीके से समझा रहा है, क्या वही टेक्निक दूसरे क्लासरूम में यूज हो सकती है? आंसर इज नो। वहां पर एनवायरमेंट अलग हो सकता है कि नहीं। तो ऐसा ही किसके साथ होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। कि वहां के अभी कोई एक पर्टिकुलर बॉस है और वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहा है और उनको बता रहा है कि कैसे हार्ड वर्क से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उसको अपने एम्प्लॉयज पे बहुत भरोसा है, उसने उनको मोटिवेट किया कि आप 8 घंटे की जगह 10 घंटा काम कीजिए, श्योरली रिजल्ट विल बी देयर इन अ मंथ। तो उसके एम्प्लॉय ने काम करना स्टार्ट किया। इसको देख करके दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बोला कि ठीक है, ये टेक्निक हम भी इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने भी अपने एम्प्लॉय को वही बात की। एम्प्लॉय के मन में क्या चलने लगा, अरे खुद तो 10 बजे आता है, हम लोग को बोलता है 10 घंटा काम करने को, कौन करेगा, मैं तो नहीं आने वाला। ऐसे भी ये ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भरोसा नहीं, कभी निकाल दिया तो। इससे अच्छा हम लोग दूसरा सर्च करते ना, जब तक है तब तक है, नहीं तो नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। सी एटीट्यूड, मेंटालिटी। आपको पहले एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा, सिचुएशन देखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन देखना पड़ेगा, लोगों का एटीट्यूड देखना पड़ेगा।
तो कुछ प्रिंसिपल आपको यहां पर दिए गए हैं, कुछ टेक्निक आपको यहां पर दिए गए हैं जो आपको सेम डायरेक्शन तो देंगे बट रिजल्ट में वराए, उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। बट यहां पर कुछ प्रिंसिपल्स हमारे लिए ऐसे रखे हुए हैं कि डेफिनेटली वो हमें क्या देगा, एडवांटेज देगा। क्या देगा, एडवांटेज। In brief, management sets the strategic goals in accordance with the vision mission of the organization and make decision on how the overall organization will operate। देखो क्या बात बता दिया, मैनेजमेंट सेट्स द स्ट्रेटेजिक गोल इन अकॉर्डेंस विद द विजन मिशन। क्या होता है ये विजन मिशन? सो विजन और मिशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम को डिफाइन करने के लिए रखता है। किसको डिफाइन करने के लिए? एम को। वो ऐसा विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाता है ताकि जब भी वो रीड करे उसको पता रहे कि मुझे करना क्या है। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन कि हमने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों सेटअप किया। और उसका जो मेन स्लोगन होता है उसे हम कहते हैं विजन एंड मिशन। विजन आपको दूरदृष्टता दिखाता है कि दूरगामी परिणाम हमको कहां तक जाना है, और मिशन आपको क्या अचीव करना है उसके बारे में बताता है। तो ये जो मैनेजमेंट है, अगर आप स्ट्रेटेजिकली उसको फॉलो करें तो आप अपने विजन और मिशन को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। एंड मेक्स डिसीजन ऑन हाउ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन विल ऑपरेट। आप ऐसे डिसीजन लेते हैं विजन और मिशन के बेस्ड पे कि आपको पता होता है कि कैसे ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करेगा। मैनेजमेंट इज ऑफन इंक्लूडेड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या बता दिया, मैनेजमेंट इज ऑफन इंक्लूडेड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कई बार मैनेजमेंट को सिर्फ कैसे देखा जाता है कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक क्या है, हिस्सा है। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है बोलिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो उसके अंदर ऑलरेडी क्या आ गया, मैनेजमेंट आ गया। It harmonizes all function of business organization such as planning, organizing, staffing, coordinating and controlling, which are termed as functions of management। तो ये क्या करता है, उनके बीच में तालमेल बिठाता है, हार्मोनाइज करता है। तो मीनिंग और डेफिनेशन की तरफ आते हैं। व्हाइल अचीविंग गोल ऑफ एन इंडिविजुअल or an organization, it is always important to use different systems or techniques। क्या बता दिया यहां पर कि अगर आपको किसी गोल को अचीव करना है, चाहे वो इंडिविजुअल का गोल हो या वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि हमको डिफरेंट सिस्टम और डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि एक ही टेक्निक, एक ही सिस्टम सब जगह अप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलता नहीं है। हाँ, हो सकता है डायरेक्शन हमको सेम मिले बट रिजल्ट में वराए, रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। सम ऑफ दिस टेक्निक्स आर एक्सपेक्टेड यूनिवर्सली, सॉरी एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। तो कुछ इसमें से टेक्निक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, हेंस दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल। और उन्हें क्या क्या कहा गया है, प्रिंसिपल। मतलब सबको ये फॉलो करना चाहिए। It provide guidelines to manager to conduct all organizational activities on specific basis। तो ये गाइड करता है इसको, मैनेजर्स को, कि ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी को कैसे कंडक्ट करें। It helps the manager to take effective decision and to achieve organizational goals। Effective decision and to achieve organizational goals। मैनेजर को वो बताता है, मदद करता है, असिस्ट करता है कि इफेक्टिव डिसीजन कैसे लिया जाए और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कैसे अचीव किया जाए। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ। प्रिंसिपल मतलब क्या हो जाता है, उसका गुणधर्म वो होना ही होना है। तो ये फंडामेंटल ट्रूथ है। और प्रपोर्शन दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम। या तो ये क्या है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन
दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन, जो नींव में यूज करता है। किसी चीज को आपको ग्रो करना है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसका बेस मजबूत होना चाहिए। तो यहां पर हमारा जो प्रिंसिपल है वो बेस का काम करता है, ऑफ बिलीव और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग, जिसमें आपको वो विश्वास दिलाएगा, आपका बिहेवियर, और आपको एक चेन प्रोवाइड करेगा रीजनिंग के लिए। गेटिंग इट? इन सिंपल वर्ड, टेक्निक और सिस्टम, प्रिंसिपल क्या है? टेक्निक और सिस्टम विच गिव्स वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल। जो हमें डायरेक्शनल रिजल्ट देते हैं, जो हमें मार्गदर्शन देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। These principles are universal and applicable everywhere। और ये कैसे हैं? यूनिवर्सल है, सब जगह पर अप्लाई किए जा सकते हैं। ऐसे कुछ सिलेक्टेड प्रिंसिपल बताए जा रहे हैं। ड्यू टू द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, मैनेजर नीड नॉट टू वर्क और ट्रायल और एरर बेसिस। तो मैनेजमेंट, जो मैनेजर है पर्टिकुलर, उसको ट्रायल एंड एरर करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल की वजह से उसको मालूम है कि मैं ये अप्लाई करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, है कि नहीं? तो ट्रायल एंड एरर करने का मतलब नहीं बनता। जैसे देखो, अब अगर हमें फॉर्मूला पता है तो किसी सम को सॉल्व करने के लिए जस्ट हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, अलग अलग तरीके से ट्राई करने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला की तरह हो गया हमारे लिए प्रिंसिपल। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इन द क्रिकेट और इन एनी अदर गेम, टोटल प्ले इज डिजाइंड एंड डिवाइडेड बिटवीन द प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज। तो जो टोटल प्ले है, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट में कैसा हो जाता है, सामने वाला आपको एक रन चेस करने के लिए टारगेट दे देता है कि आपको सम ओवर्स में, है ना, कुछ ओवर, सपोज आपको 50 ओवर्स का मैच दे दिया और 50 ओवर के अंदर आपको 300 रन्स बनाने हैं। तो यहां पर कितने प्लेयर्स हैं? 10 प्लेयर्स हैं सपोज, है ना, खेलने वाले तो 10 है। तो यहां पर जो 10 प्लेयर्स हैं, क्या ये जो रन्स हैं सब में इक्वली डिवाइड होगा? आंसर इज नो। जो अच्छा प्लेयर है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है कि नहीं? तो सबके सब बैट्समैन नहीं होते हैं, कुछ उसमें बॉलर्स होंगे, कुछ बेटर फील्डर्स होंगे, कुछ ऑलराउंडर्स होंगे। तो 6 to 7 का कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जिनके ऊपर ज्यादा बर्डन होगा रन बनाने का, बराबर है ना? तो यहां पर वही बात की गई है कि आपके क्वालिटी के हिसाब से, आपके कैपेबिलिटीज के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आपको ओवरऑल जो अचीवमेंट है कैसे करना है। इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट इट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ वर्क। मैनेजमेंट के भाषा में इसे क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क, विच इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और यही क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से एक पॉइंट है। ठीक है? सो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रकृति क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस। गाइड एंड इन्फ्लुएंस, क्या गाइड कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय का बिहेवियर। दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन improving efficiency of organizational resources in terms of profit। ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें तो हमें एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की जरूरत है। तो ये जो प्रिंसिपल है इंसिस्ट करता है, एम्फसिस करता है कि एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करें ताकि ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। दिस प्रिंसिपल आल्सो फोकसेस ऑन बेस्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपीरियर, सबऑर्डिनेट एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन है, इनके बीच में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सकता है, इसके ऊपर भी ये फोकस करता है। तो नेचर ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज गिवन बिलो। सबसे पहली बात क्या बता दिया इसने? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। हमने ऊपर ही पढ़ा कि ये जो हमको यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हैं, दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। एंड व्हाट डज इट मीन? आप इसको कहीं पर भी किसी भी कंट्री में अप्लाई करोगे तो ये लागू होगा। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। That means they can be applied to all the types of organization irrespective of their size and nature।
नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी या कोई आपको इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करना है उसमें भी इसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। their results may vary and applications may be modified, तो इसका रिजल्ट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है और जो अप्लाई करने का तरीका है, टेक्निक है, उसको भी थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, बट दीज आर सुटेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो चाहे लोअर लेवल मैनेज हो, मिडिल लेवल हो या टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्यों ना होने दो, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, जनरल गाइडलाइंस, मतलब ऐसी गाइडलाइंस है कि किसी को नुकसान नहीं होगा, सबको फॉलो करना है, सब कर सकते हैं। जनरल गाइडलाइंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन वाइसली एंड एज वेल एज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देने में मददगार होता है। दे आर नॉट रिजिड, मतलब क्या हो गया, दे आर फ्लेक्सिबल, मतलब आप उनको क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकते हो, डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंट, सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से आप थोड़ा उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो रिजिड नहीं है, वो स्ट्रिक्ट नहीं है। which management principles are to be applied depends upon the situation, size and the nature of organization। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर कौन सा प्रिंसिपल लागू होगा ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, सिचुएशन देख करके, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉब्लम देख करके, एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है उसको देख करके। फॉर एग्जांपल व्हेन वी से फेयर रेम्युनरेशन, देन द टर्म फेयर कैन वैरी एज पर द नेचर, साइज एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, सही बात है। जब हम बात करते हैं कि जो वर्कर है या एम्प्लॉय को फेयर वेजेस मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, फेयर, तो फेयर का मतलब क्या होता है, तो यहां पर बताया गया कि फेयर का मतलब किससे निकाल सकते हैं आप, एज पर द नेचर, नेचर कैसा है, मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। मैनेजमेंट अगर बहुत कंजूस होगा तो उसने वो 10% भी बढ़ाया ना, उसको लगेगा हमने तो बहुत वेजेस बढ़ाया, अच्छा वेजेस तो दे रहे हैं और क्या चाहिए एम्प्लॉय को, है ना। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत छोटा है तो कहां से देगा, खुद के पास पैसे नहीं तो एम्प्लॉय को कहां से देगा, तो ऑलरेडी जो दे रहा है वो बोलेगा ये फेयर है। एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन ही खस्ता है तो पैसे कहां से देगा, अच्छी है तो अच्छा पैसा दे सकता है। तो ये जो वर्ड आ गया फेयर रेम्युनरेशन, इसमें जो वर्ड है फेयर, ये वराय करेगा, डिपेंड करेगा नेचर पे, साइज पे और फाइनेंशियल कंडीशन पे। तो इसी तरीके से हमको इस जनरल गाइडेंस को लेना है थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ। प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये जो प्रिंसिपल बने वो कैसे बने, तो हमने ऊपर पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे जो ऑथर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, उन सबने अपने सक्सेस स्टोरी में इस पॉइंट को पाया। तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद हमें मिला है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें मिला है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ग्रेजुअली विथ थरो रिसर्च वर्क, बहुत रिसर्च वर्क के बाद हमें धीरे धीरे मिला है। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम, इनको डेवलप करने के पहले क्या किया गया, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तब जाके हमें मिला है। द रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड एज अ प्रिंसिपल आफ्टर इट्स प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिस करने के बाद, इसको अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट्स मिले हैं, फिर जाकर के इनको प्रिंसिपल घोषित किया गया। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हमें लगता है कि ये वर्क करेगा, दीज आर द प्रिंसिपल, ऐसा नहीं, बहुत जगह पे इसको अप्लाई किया गया और रिजल्ट मिल रहा है तो जाकर के इसको प्रिंसिपल की संज्ञा दी गई, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। नंबर 2 जनरल गाइडलाइंस है, कहीं पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन साथ में, डिपेंड अपॉन द नेचर, साइज एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस के साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ ये बनाए गए हैं, ठीक है। नंबर 4 फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्या मिलती है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब दे आर नॉट सो रिजिड, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर,
इट मीन्स दे कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से आप उन्हें क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल व्हाइल इंप्लीमेंटिंग प्रिंसिपल टू सूट देयर रिक्वायरमेंट। तो मैनेजमेंट क्या कर सकता है, या जो मैनेजर है जो सिचुएशन देखेगा उसके हिसाब से क्या कर देगा, उसको मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, तो उसको जो लगता है कि मेरे रिक्वायरमेंट के लिए जो सुटेबल है मैं उसके हिसाब से ये प्रिंसिपल को यूज करूंगा। द बिजनेस सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग, और बिजनेस तो क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी एडजस्टेड और मॉडिफाइड एंड कैन बी यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। तो ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नीड क्या है, उसके हिसाब से इनके प्रिंसिपल को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके मॉडिफाई करके यूज किया जा सकता है। सो दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिजिड। ठीक है, बिहेवियर इन नेचर, बिहेवियरल इन नेचर। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। तो जब हम मैनेजमेंट का डेफिनेशन देखते हैं और जब हमने 11th स्टैंडर्ड में इसको देखा था, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या था, मैनेजमेंट का मतलब होता है गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स। मैनेजमेंट मींस गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स। तो अदर्स के साथ जब आप काम कर रहे हैं, यू आर नॉट अलोन, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। जब आप अकेले काम कर रहे हैं तो फिर क्या मैनेज करना, हाँ आप क्या मैनेज कर सकते हो, अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, अपना वर्क मैनेज कर सकते हो, बट ओवरऑल जब मैनेजमेंट की बात आती है, जब ऑर्गेनाइजेशन संभालने की बात आती है, दैट मीन्स यू आर वर्किंग विद पीपल। तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, टीम एक्टिविटी, टीम एफर्ट है ना। अकेला पर्सन पूरा मैच नहीं जीता सकता, उसमें सबके एफर्ट की जरूरत होती है, बराबर है। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल्स थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो कुछ जो गोल हैं उसको अचीव करने के लिए ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग उसकी जरूरत पड़ रही है। तो उनको क्या गोल देना है, उनको क्या टारगेट देना है, उनको क्या मिशन देना है, इसके ऊपर वो क्या रखता है, फोकस करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग्स, और इसके प्रिंसिपल ऐसे डिजाइन किए गए हैं ताकि ह्यूमन बींग को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सकें, ताकि लोग उसे फॉलो करें। These principles control a group of person and direct them to achieve the objective. तो एक ग्रुप ऑफ पीपल को अगर आपको हैंडल करना है तो आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल होने चाहिए, ताकि आपके थ्रू उन्हें क्या दिया जा सके, डायरेक्शन दिया जा सके, है ना। कई बार हमारे जो वर्कर है, एम्प्लॉई है, उनका खुद का कोई विजन नहीं होता, खुद का कोई मिशन नहीं होता, दे आर नॉट मोटिवेटेड। तो जो मेन लीडर होता है, जो मेन मैनेजर होता है, उसके हाथ में कमांड होता है, वो जैसा डायरेक्ट करेगा, वो जैसा प्रिंसिपल प्रोवाइड करेगा, बाकी सब उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो व्हाट डज इट मीन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन। डिसीजन लेने के लिए वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। जो मैनेजर्स हैं इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके डिसीजंस लेते हैं। दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन ऑफ पर्टिकुलर इफेक्ट। वो पहले क्या ढूंढते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं कि किसी इफेक्ट का कारण क्या है, रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ द वर्कर और मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहां पर इन्होंने क्या देखा, अगर सेल बढ़ाना है तो अच्छा एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, अगर वर्कर से अच्छा काम कराना है तो उनको अच्छा पेमेंट भी देना पड़ेगा, है ना। तो इफेक्ट आपको चाहिए तो उसका जो प्रॉपर कॉज है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर आपने कॉज को सेटिस्फाई किया आपको ऑटोमेटिकली इफेक्ट मिलेगा, बराबर। ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंट। इसमें से ऐसा नहीं है कि कुछ प्रिंसिपल आप फॉलो करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सारे प्रिंसिपल कैसे हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोज आर टू बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली। तो सारे के सारे जो प्रिंसिपल है उसको आपको साइमल्टेनियसली यूज करना है टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि 10 प्रिंसिपल दिए उसमें से 4 आप यूज करते हो बाकी आप यूज नहीं करते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्री डिफाइंड गोल। तो यहां पर अगर आपका गोल प्री डिफाइंड है
तो सारे के सारे प्रिंसिपल आपको साइमल्टेनियसली अचीव करने पड़ेंगे, इफेक्ट में लाने पड़ेंगे. If any specific principle is focused more and others are not followed with some focus, same focus, then it affects the working of the organization. अगर आप किसी एक ही प्रिंसिपल के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो और बाकी सब प्रिंसिपल के ऊपर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो या कम ध्यान दे रहे हो, तो जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं. डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग क्या होगा, इफेक्ट होगा. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस. हमने बार बार देखा कि यहाँ पर ये प्रिंसिपल कैसे बने हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ट्रायल एंड एरर बेसिस के थ्रू. तो ये एक सोशल साइंस के ऊपर बेस्ड है. किस पे बेस्ड है, सोशल साइंस. तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस बोलेंगे इसको. द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट लाइक प्योर साइंस. तो हमने देखा एक तो क्या होता है, प्योर साइंस होता है, और दूसरा कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट, है कि नहीं. तो यहाँ पर ये प्योर साइंस नहीं है. क्यों, यहाँ पर हमारे जो रिजल्ट है वो क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, वराई कर सकते हैं. दैट इज केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एटसेट्रा विथ सम मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, कुछ चेंजेस के साथ आपको इन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना होता है. Now, not going through the significance as it is in option to you. Directly taking point of theories of management. Theories of management. Management theories are the set of general rules. Management theory क्या है? Sets of general rules that guide the managers to manage an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करना है, इसका गाइडेंस, इसका मार्गदर्शन कहां से मिलेगा, ये सेट ऑफ रूल से. मतलब आपको कुछ रूल दे दिया, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया. Theories are an example to assist employees to effectively relate to the business goals and implement effective means to achieve the same. तो यहाँ पर क्या बता दिया, ये कुछ थियरी के जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या करते हैं, वो एम्प्लॉयज की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं. क्या करने में, टू इफेक्टिवली रिलेट टू द बिजनेस एंड बिजनेस गोल्स एंड इंप्लीमेंट इफेक्टिव मीन्स टू अचीव द सेम. तो जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, बिजनेस गोल को वो इफेक्टिवली रिलेट कर सकते हैं और इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि उनको डिजायर रिजल्ट मिल सके. ठीक है. वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स हैव इंट्रोड्यूस थियरीज व्हिच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोचेस. मैनेजमेंट थिंकर्स सच एज फ्रेडरिक विंस्लो, टेलर, then Elton Mayo, Henry Fayol, etc. have introduced the theories which are based on different approaches. तो ये कुछ हमारे सामने ऑथर्स हैं जिन्होंने ये थियरी दी हुई है, जिनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हुए हैं, अप्रोचेस रहे हैं. These theories are applicable in all types of organization. और ये थियरी सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होती है, एप्लीकेबल होती है. With appropriate modification, every manager can use this theory by adding some innovative technique and strategies. कुछ innovative techniques use करके आप क्या कर सकते हो, कुछ मॉडिफिकेशन करके आप इन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो. इट सीम्स दीज ओल्ड थियरीज आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी. तो ये जो ओल्ड मैनेजमेंट थियरी है इसी से क्या बन गए, मॉडर्न मैनेजमेंट थियरीज. तो हो सकता है आज की तारीख में प्रॉब्लम्स न्यू हो, तो न्यू प्रॉब्लम के लिए न्यू सोल्यूशन की जरूरत है, बट वो न्यू सोल्यूशन किस पे बेस्ड रहेगा, ओल्ड मैनेजमेंट थियरी के ऊपर. ओल्ड मैनेजमेंट थियरी की बेसिस पे ही न्यू मैनेजमेंट या मॉडर्न मैनेजमेंट थियरीज डेवलप की जाती है. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन, वर्कफोर्स एंड सोसाइटी आर फेसिंग सम कॉमन प्रॉब्लम्स सच एज सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, स्ट्रेस, लो मोटिवेशन, एनवायरमेंटल इश्यू, बिहेवियरल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, वर्क लाइफ बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी एटसेट्रा. तो ये सारी कुछ चीजें आपको बताए कि ये प्रॉब्लम फेस की जाती हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन. थियरीज ऑफ मैनेजमेंट डेफिनेटली प्रोवाइड सॉल्यूशन इन सच इश्यूज टू द मैनेजमेंट पीपल. और इसकी थियरीज मदद करती है सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में. ठीक है.
और इसमें सबसे बड़ा नाम आ जाता है हेनरी फायल का, एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ द मैनेजमेंट। इन्होंने क्या दिया है? एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ द मैनेजमेंट, हेनरी फायल, 1841 टू 1925। तो हेनरी फॉयल कौन था? वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। कौन थे? माइनिंग इंजीनियर। हम माइनिंग करते हैं ना, एक्सट्रैक्शन होता है, सपोज जो कोल है, आयरन ओर्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसका क्या होता है? माइनिंग होता है। ठीक है, तो वहां पर वो क्या थे? माइनिंग इंजीनियर हु टर्न अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ सक्सेसफुल मैनेजर। वो क्या बन गए? बाद में वो एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, सक्सेसफुल मैनेजर बन गए। He started his career as a mining engineer in a French mining company and rose to position of the chief managing director। और यहाँ इन्होंने इंजीनियर के पोस्ट से स्टार्ट किया और धीरे धीरे क्या बन गए? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। इनका मैनेजमेंट इतना अच्छा था। आफ्टर कंडक्टिंग मेनी एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, हेनरी फॉयल प्रपोज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो कितना, 14 principle of management, which are explained in his famous book General and Industrial Administration। इन्होंने बुक लिखा जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, और वहां पर हमको ये 14 प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं। Due to the contribution in the development of the managerial thoughts, he is called as father of modern management। तो इन्हें क्या कहा जाने लगा? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। Fayol suggested 14 principles of management. This statement serves as a guideline for decision making and management actions। तो ये क्या है 14 प्रिंसिपल? 14 प्रिंसिपल में आप देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इसका हमको एक्रोनिम बनाना है तो ये क्या हो जाएगा? डैड। ठीक है ना, डैड, DAD। इसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देन सब्रोगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो यहां पर क्या आ जाता है? यूएस, डैड यूएस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, CRSO। then we have equity, principle of equity, E, principle of stability of tenure, S, then principle of initiative, and last principle of esprit de corps। okay, तो ऐसे कोई एक्रोनिम बना करके, कोड वर्ड बना करके आप इसे क्या कर सकते हैं? बाय हार्ट कर सकते हैं। और देखा जाए तो ये बहुत इजी है। पहला देखो क्या, डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को क्या करना है? डिवाइड करना है। नंबर 2, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें फिक्स करना है किसके पास कितनी अथॉरिटी रहेगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर डिसिप्लिन में रखना है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब्रोगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, सेंट्रलाइजेशन, रेम्यूनरेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट डे कॉप। तो एक एक करके इसको अब हम लर्न करेंगे। सबसे पहला आपके सामने आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। देखो कोई भी आपको काम करना है या कोई भी आपको टारगेट मिला है, उस काम को इजी करने के लिए आप क्या करते हो? आप वर्क डिवाइड कर देते हो। सपोज आपको कॉलेज में कोई ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया है, तो क्या वो ग्रुप प्रोजेक्ट आप अकेले करते हो? अगर अकेले करेंगे तो उस व्यक्ति को क्या लगेगा, जो किया मैंने किया, बाकी कुछ काम तो कोई करता नहीं है। ठीक है ना,
तो प्रोजेक्ट ग्रुप में देने का मतलब क्या होता है? ग्रुप में देने का मतलब होता है सबके अंदर एक कोऑर्डिनेशन आए, सब वर्क डिवाइड करके काम करें, इससे वर्क क्या हो जाता है? इजी हो जाता है कि नहीं? तो सबसे पहला बात वही किया गया है, डिवीजन ऑफ वर्क. According to this principle, the work is divided into different kinds such as technical, financial, commercial, security operation, accounting and managerial. It is assigned to employees as per their qualities and capabilities. तो employee का qualities क्या है, capabilities क्या है, उसके हिसाब से क्या करते हैं हम work को divide करके देते हैं. It helps in improving efficiency and expertise of employee which ultimately turned into expected productivity level. तो इससे धीरे धीरे क्या आ जाता है? एक तो एफिशिएंसी बढ़ती है और दूसरा स्पेशलाइजेशन आता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट नॉलेज मिलता है. कैसा नॉलेज मिलता है? एक्सपर्ट नॉलेज. किसको मिल रहा है? एम्प्लॉय को मिल रहा है. ठीक है ना? तो आप जब डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, सपोज मेरा गारमेंट फैक्ट्री है और गारमेंट फैक्ट्री में मैंने क्या किया है, एक जो ओनर है वो क्या करता है, हर एक व्यक्ति को सारे काम करने बोलता है. कटिंग भी वही कर रहा है, स्टिचिंग भी वही कर रहा है, फिर उसके बाद फोल्डिंग भी वही कर रहा है, आयनिंग भी वही कर रहा है, बटन भी वही लगा रहा है ना? और दूसरा जो ओनर है वो क्या करता है, उसके पास जितने भी एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल उनके पास 60 एम्प्लॉयज है, तो उसने 10 15 एम्प्लॉयज का ग्रुप बना दिया कि ये लोग सिर्फ क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, दूसरे लोग सिर्फ स्टिचिंग करेंगे, थर्ड जो होगा वो क्या करेगा, बटन पुट करेगा, फोर्थ जो होगा वो क्या करेगा, आयनिंग करेगा. तो वर्क डिवाइड कर दिया, तो उससे क्या हो गया, अब जो कटिंग कर रहा है ना, कटिंग करते करते आफ्टर अ मंथ और टू, एक दो महीने में वो इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि उसको कट करने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, है ना? इसमें क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. आप एक ही काम बार बार कर रहे हो तो आपको तरीके मालूम पड़ जाते हैं कि इसको कम समय में कैसे करना है. ऐसे हर एक व्यक्ति अपने आप में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, प्रोफेशनल हो जाएगा. ठीक है? तो ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क. इसके लिए फोर्ड मोटर्स का नाम बहुत लिया जाता है. जब फोर्ड मोटर्स था तो उसने क्या किया था, कार मैन्युफैक्चरिंग में ये डिवीजन ऑफ वर्क का इस्तेमाल किया था कि कार मैन्युफैक्चरिंग में कुछ जो इंजीनियर्स रहते हैं वो उनको एक पार्ट दे दिया जाएगा, उसका ही काम करना है. तो सबका अपना अपना सेपरेट सेपरेट काम था और इसकी वजह से क्या आने लगा, स्पेशलाइजेशन. क्या आया, स्पेशलाइजेशन. नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सपोज एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर है, उसने कोई पर्टिकुलर मीटिंग अटेंड करनी है, तो उसने क्या किया, अपने क्लासरूम में एक सीआर बना दिया, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, और बोला, जैसे होता है ना मॉनिटर वगैरह रखते हैं, तो जो मॉनिटर है उसको बोलते हैं कि कोई भी बच्चा आवाज नहीं करना चाहिए, जो भी आवाज करता है उसका नाम आप बोर्ड पे लिखो, मैं आके देखूंगा या देखूंगी. है ना? आपने कई बार ऐसा सिचुएशन फेस किया होगा, देखा होगा कि क्लास टीचर या जो रिस्पेक्टिव टीचर है वो कहीं गए हुए हैं, उनकी जगह पे कौन आ जाता है, मॉनिटर को खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कोई आवाज नहीं करना चाहिए, कोई आवाज करेगा तो नाम लिख देंगे. है ना? और वो बच्चा बहुत ही सिंसियरली क्या करता है, सबको प्रॉपरली एसेस करता है और सबको बोलता है आवाज नहीं करना है, हमारी क्लास अच्छी है, शांत रहेगी. फिर सब चालू हो जाते हैं, आवाज करने लगते हैं, फिर वो सबका नाम लिखते रहता है, धीरे धीरे लिखते लिखते बोर्ड भर जाता है, फिर पीछे से एक बच्चा आता है, अचानक पूरा बोर्ड रब करके भाग जाता है और फिर हंगामा चालू. है ना? जोर शोर से. अभी टीचर इधर आएगा और देखेगा, अरे आपको क्लास संभालने को बोला था, सब यहाँ पर ऐसे चालू हो गए. उसके पास कोई जवाब है? वो तो बोलेगा मैं नाम लिख रहा था लेकिन किसी ने आके मिटा दिया, अभी मैं क्या करूं. तो आपने किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी बट अथॉरिटी नहीं दी. रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि क्लास शांत होना चाहिए, बट उसको कोई अथॉरिटी दी क्या, नहीं दी. आपने सिर्फ बोला बोर्ड पे नाम लिखो. तो ये जो अथॉरिटी दी है ये इनफ नहीं है. अब की बार टीचर ने आपको बोला एक काम करो, अभी कोई भी मस्ती करेगा ना, एक उसको लगा दो. हाँ, एक चमाट देने का, सीधा जगह पे बैठना चाहिए. तो आपकी बात टीचर गई, अब मॉनिटर का रुबाब अलग रहेगा. है ना? अब सबको एकदम खुन्नस भरी निगाहों से देख रहा है, क्या रे आवाज करेगा क्या, अपुन कौन, मॉनिटर. समझा क्या? क्या? हाँ. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अब उसका ना किसी बच्चे के साथ में 36 का आंकड़ा है. अब वो बच्चा मस्ती नहीं कर रहा है लेकिन इसको उसको मारना है. क्यों? अभी चांस मिला ना, अपुन मॉनिटर. है कि नहीं? तो वो जबरदस्ती कुछ ना कुछ करके उसके एरिया के आसपास जाता है और एक चपट लगा देता है.
फिर अगर कल को जाके टीचर कुछ बोलेगी भी तो बोलेगा मस्ती कर रहा था, इधर उधर देख रहा था, मारा उसको। क्यों? अथॉरिटी दिया था ना। बताने का क्या मतलब है, ये जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड बाय हैंड, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। आपने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आपको कुछ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने अथॉरिटी दी है तो ओवर अथॉरिटी भी मत दो जिसका गलत इस्तेमाल होने लगे। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी क्या है? डिसीजन लेने का एक अधिकार देना। इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली। अगर आपको आपके मन के मुताबिक काम करा के लेना है तो आपको अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा। ठीक है? अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक पावर के साथ में आपको कुछ ड्यूटीज भी मिलते हैं। एवरी पावर कम्स विथ एन ड्यूटी। तो ड्यूटी आपको निभानी पड़ेगी। यहां पर ये भी बोला है अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब पावर, ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपका कर्तव्य, ड्यूटी, है कि नहीं? If the manager is given the authority to complete a task within a given time, he should be held responsible if he does not complete the work in given time. तो मैनेजर को अगर आपने टाइम दिया कि इस समय अंतराल में ये काम हो जाना चाहिए और काम नहीं हुआ तो उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा। वो बाद में ऐसा नहीं बोल सकता अरे मैं क्या करूं, मेरी टीम काम ही नहीं करती है, मैं तो कितना बोला, कितना कोशिश किया। नहीं, वो सब नहीं। आपको टास्क दिया गया था कंप्लीट करने के लिए, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी टीम काम करती है नहीं करती है, वी आर लीस्ट बॉदर। ठीक है ना? तो कोई ना कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए होना चाहिए, तभी जाके काम होता है। नहीं तो कोई भी अपने काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा नहीं लेगा नहीं, सब बोलेंगे मैं तो, मैंने थोड़ी किया है। Manager should have proper authority to take managerial decision on his own in respect of the goal. तो यहां पर क्या होना चाहिए? He should have proper authority, उसके पास वो पावर होनी चाहिए। कौन सी पावर? डिसीजन मेकिंग पावर, ताकि उसको जो गोल दिया गया, उसको जो टारगेट दिया उसको अचीव कर सके। आपने टारगेट दिया है और कोई पावर ही नहीं दी, वो वही बात हो गई। मॉनिटर को आपने बोला क्लास शांत रहनी चाहिए, और क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, बोर्ड पे नाम लिखो। आपको लगता है क्लास शांत रहने वाली है? आंसर इज नो, है कि नहीं? तो आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देना पड़ेगा? पावर्स भी देनी पड़ेगी। नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, शिष्टाचार। According to Fayol, discipline is the most essential thing in the organization. Organization में discipline होना बहुत important है। Employees must obey and respect the rules that govern the organization. Organization के ऊपर जो rules and regulation लागू होता है, एम्प्लॉय को कुछ भी करके उसको क्या करना चाहिए? ओबे करना चाहिए, मानना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए रूल्स का। डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और डिसिप्लिन की वजह से क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है? अचीव होता है। गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। और आप डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर सकते हो? डिसिप्लिन आप इफेक्टिव लीडरशिप के थ्रू मेंटेन कर सकते हो, है ना? अगर क्लास शांत है तो टीचर को क्या लगता है? अरे ये मॉनिटर बहुत अच्छा है, ये रहता है ना क्लास पूरी शांत रहती है। उसको क्या मालूम है कि गंगाधरी शक्तिमान है ना? देखो ज्यादातर क्लास टीचर होते हैं ना, जो सबसे मस्तीखोर बच्चा रहता है उसको ही क्लास मॉनिटर बना देते हैं। क्यों? उससे सब डरते हैं ना, सबको मारता है। तो जो सबसे मस्तीखोर बच्चा रहता है उसको मालूम रहता है कौन कब किधर मस्ती कर रहा है, उसको क्लास मॉनिटर बना देते हैं। तो वो एकदम क्या करता है? क्लास को बराबर संभालता है कि नहीं? यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि अगर आपने किसी को कोई टास्क दिया है या डिसिप्लिन मेंटेन है तो मालूम पड़ेगा कि लीडरशिप इफेक्टिव है, तभी ऐसा हो रहा है कि नहीं? सो गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रूल। ऑर्गेनाइजेशन का रूल क्या है, ये दोनों को क्लियर होना चाहिए, और दोनों के लिए होना चाहिए। कौन से दोनों के लिए? कुछ रूल्स
जो बॉस के ऊपर एप्लीकेबल होता है वो एम्प्लॉय के ऊपर भी होना चाहिए, अदरवाइज लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस का टाइम जो है वो 9 o'clock का है, क्या टाइम है ऑफिस का? 9 o'clock का, और बॉस खुद आता है 11 बजे, और फिर वो सब वर्कर को, एम्प्लॉय को बुलाता है, भाई आप लेट क्यों आते हो, लेट क्यों आते हो? अरे ऑफिस का टाइम सबके लिए 9 बजे है ना, है कि नहीं? तो जब आपके अंदर ही डिसिप्लिन नहीं है तो क्या आप अपने एम्प्लॉयज में डिसिप्लिन लेकर के आ सकते हो? आंसर इज नो। बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो बेसिक डिसिप्लिन है वो तो हर एक लेवल पे होना चाहिए, चाहे वो लोअर लेवल हो, मिडिल लेवल हो या अपर लेवल। नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिटी ऑफ कमांड। आपको नीचे ये चार्ट में दिखाई दे रहा है, उसको हम समझ रहे हैं यहां पर। यूनिटी ऑफ कमांड देखो, राइट अप्रोच में क्या दिखाया है, ये जो सबऑर्डिनेट है, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट इन द सेंस ये एम्प्लॉई है, और ये जो रेड में है ये कौन है? उनका बॉस है, ठीक है, रेड में है वो बॉस है। तो एक ही बॉस के 3 सबऑर्डिनेट, ये तीनों को जो भी डायरेक्शन मिलेगा वो किससे मिलेगा? एक ही बॉस से मिलेगा। तो ये तीनों प्रॉपर काम करेंगे, उनके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन यहां पर राइट साइड आप देखो, ये तीनों को इनके 2 अलग अलग बॉस हैं, है ना, एक बॉस कुछ और बोलता है, दूसरा कुछ और बॉस बोलता है, तो ये जो बच्चे हैं, ये जो एम्प्लॉई है वो क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे एक बॉस ऐसा बोलता है, दूसरा बॉस बोलता है ऐसा करो, उसकी मत सुनो मेरी सुनो, इसने ऐसा बोला था। तो हमेशा यहां पर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना, ये एम्प्लॉय कंफ्यूज रहेंगे कि करना क्या है, दोनों की बातें तो कुछ समझ में नहीं आती है, बराबर है। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। एक ही सुपीरियर, एक ही बॉस से क्या आना चाहिए? ऑर्डर आना चाहिए। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स अमंग द पीपल। इसकी वजह से क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, डिस्प्यूट नहीं होगा। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन भी नहीं होता है। If an employee receives commands from more than one authority, he will get confused and will not be able to take decision. अगर उसको एक से ज्यादा अथॉरिटी कमांड देगी, है ना, हायर अथॉरिटी बोलती है ऐसा करो, उनका खुद का जो बॉस है, टीम लीडर है, वो बोलता है ऐसा करो, तो दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाएगा, करूं क्या, ठीक है ना। Whose order should be followed, किसका ऑर्डर फॉलो करना है, वो कंफ्यूज रहेगा। दिस इज रॉन्ग अप्रोच। तो ये जो अप्रोच हमने देखा, ये कौन सा अप्रोच है? रॉन्ग अप्रोच। For this organizational hierarchy should be well defined। तो हायरार्की जो है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन बॉस है कि नहीं, ये हायरार्की वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ईच पेई सॉरी ईच एम्प्लॉय शुड नो हिज इमीडिएट सुपीरियर। हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए उसका इमीडिएट सुपीरियर, इमीडिएट बॉस कौन है ना। एम्प्लॉय आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में उनके टीम लीडर होते हैं, टीम लीडर के फिर ऊपर कौन हो जाता है? असिस्टेंट मैनेजर, उसके ऊपर कौन हो जाता है? मैनेजर। ऐसा डिफाइन होना चाहिए। शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम हिम ओनली, और जो इसका इमीडिएट सुपीरियर है उससे ही उसको ऑर्डर लेना है, और किसी से उसको ऑर्डर लेना नहीं, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। नंबर 5, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी देखो कंफ्यूजन होता है, ऊपर क्या लिखा है? यूनिटी ऑफ कमांड, है ना, और नीचे क्या लिखा है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, वन हेड वन प्लान in every organization. Each group in the organization should have the same objective, and the group should be directed by one manager using single plan। आप बोलोगे सर ऊपर भी तो यही बात किया था, बट ऊपर इंडिविजुअल एम्प्लॉय की बात कर रहे थे और यहां पर ग्रुप की बात कर रहे हैं, है ना। क्या लिखा है देखो, ईच ग्रुप इन दी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव। हर एक ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एंड ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान। तो सिंगल प्लान के थ्रू एक ही मैनेजर पूरे ग्रुप को क्या करे?
डायरेक्ट करे। ठीक है, तो प्लान भी क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए, पहला क्या, यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही बॉस से डायरेक्शन आना चाहिए। दूसरा क्या बताया, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है, ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव सेम ऑब्जेक्टिव, उनका ऑब्जेक्टिव क्या हो, सेम हो, एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर, उनको जो डायरेक्शन मिले वो एक ही मैनेजर से मिले। बराबर है। पॉइंट नंबर 6, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने के लिए। सब्रोगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है, आप जो अपने बारे में सोचते हैं उसको आप थोड़े समय साइड में रख करके आपका जो गोल है, आपका जो इंटरेस्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मैच करो। किसके साथ मैच करो, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। नहीं तो क्या होगा, हर एक व्यक्ति अपना अपना हित साधने में रहेगा, मतलब वो देखेगा कि मेरा क्या काम है, मुझे पहले क्या काम है कि नहीं। उसको पर्सनल कोई भी डिफिकल्टी आ जाएगी तो अपने पर्सनल वर्क पे निकल जाएगा, लेकिन उसको पहला क्या देखना है, हमको अपनी अपनी पर्सनल ड्यूटीज छोड़ करके साइड में रख करके पहले ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेटिस्फाई करना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होता है तो उसका रिजल्ट सबको मिलेगा, यस और नो। सपोज हमारे पास 10 एम्प्लॉय हैं और 10 एम्प्लॉय से हम काम करा रहे हैं, उसमें से 2-3 एम्प्लॉय ऐसे निकल जाएं कि वो क्या होता है, कभी भी छुट्टी मार देते हैं, कभी किसी को रिसीव करने चले जाते हैं, कभी भी उनके नेटिव प्लेस से कुछ रिलेटिव्स आ जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं। ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होगा तो उसका प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कम होगा तो इसकी वजह से ग्रोथ नहीं मिलेगा, और ग्रोथ नहीं मिलेगा तो क्या उन सबको प्रमोशन मिल पाएगा, आंसर इज नो। लेकिन अगर 10 के 10 साथ में मिलकर के एक फोकस के साथ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखे कि ऑर्गेनाइजेशन का उसमें भला है क्या, क्या मेरा काम पोस्टपोन हो सकता है, मैं बाद में कर सकता हूं, पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ध्यान दूं। ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेसफुल हुआ तो इसका बेनिफिट अल्टीमेटली किसको मिलेगा, पे स्केल के रूप में वो एम्प्लॉय को मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट है कि अपना अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट वो छोड़ करके आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे ध्यान रखो, एक बार ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो होने दो, डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ये समझाना ये है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंट। आपका जो पर्सनल हित है ना, आपने कई बार देखा है कि जो डिफेंस में होते हैं, जो आर्मी में है, वहां पर क्या होता है, जब एक बार युद्ध की स्थिति बन जाती है, जैसा कि अभी डोकलाम में हुआ या इंडिया चाइना वॉर अभी आप देख रहे हैं किस फेज पे चल रहा है, तो लोग वहां पर जो एरिया है जहां पर ऐसा लग रहा है कि वहां पर युद्ध हो सकता है, तो बहुत सारे जो हमारे जवान हैं, जो हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं, उनको वहां पर डिप्लॉय किया गया कि नहीं किया गया। उसमें अगर कोई बोलेगा कि साहब मेरी माँ बीमार है मुझे जाना है, या मेरे घर पे कोई प्रोग्राम है मुझे अटेंड करने जाना है, मेरी बेटी का बर्थडे है मुझे जाने दो, आपको लगता है इसको इंपॉर्टेंस देंगे? नहीं। अपना निजी स्वार्थ छोड़ करके आपको ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेटिस्फाई करना है कि नहीं। अगर ऐसा होने लगा, सब अपना अपना पर्सनल रीजन दे करके, है ना, फौज की नौकरी छोड़ के चले जाएंगे छुट्टी पे, कौन खड़ा रहेगा वहां बॉर्डर पे, कोई नहीं रहेगा। लेकिन नहीं, उनको ये सिखाया जाता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, देश हित पहले है ना। वैसे यहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पहले बताना पड़ेगा कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ो, पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में ध्यान दो। सो क्या बता दिया, इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंट, तो जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको कम इंपॉर्टेंस दे देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। While taking decision in the organization, the manager should always consider the interest of the whole group. पूरे ग्रुप का भला किसमें है वो देखना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैनेजर को ऐसे डिसीजन लेना चाहिए कि डिसीजन ऐसे हो जिसके अंदर पूरे ग्रुप का बेनिफिट हो, रेदर देन द इंटरेस्ट ऑफ अ सिंगल एम्प्लॉय, ना करके किसी एक एम्प्लॉय का बेनिफिट, है कि नहीं। सिमिलरली द एम्प्लॉय शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और एम्प्लॉय ने भी क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट
and his personal interest should be subordinated. तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा उसके लिए फर्स्ट रहेगा और उसका जो पर्सनल इंटरेस्ट रहेगा वो सबऑर्डिनेट, मतलब उसको वो बाद में देखेगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल, इन एवरी गेम द प्लेयर्स आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग द मैच एज अ टीम रेदर देन देयर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, है ना. तो प्लेयर किस बात पे ज्यादा ध्यान रखते हैं? मैच जीतने में, ना कि खुद का रिकॉर्ड. ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैच चल रहा है, मेरा शतक हो जाए, बाद में जाने दो इंडिया को, हारती है जीतती है उससे मतलब नहीं है, मेरा शतक होना चाहिए. ऐसा कोई सोचता है क्या? नहीं. आपको पहला फोकस किस पे करना है? विनिंग द मैच. मैच जीतना है. आपका पर्सनल स्कोर बढ़े ना बढ़े, लेकिन मैच जीतना है. तो कई बार आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ना. आपने कई बार देखा होगा फुटबॉल खेलते समय आपको पूरा चांस है कि आप गोल कर सकें, लेकिन आपको लगता है कि इससे मैच हार सकते हैं, तो आप क्या करते हो? किसी और को पास कर देते हो, है कि नहीं. तो जहां पर हमें ऐसा लगता है कि पूरे टीम का एफर्ट विन करना चाहिए, तो इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है उसको हमें सेकंड प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा. फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज शुड बी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. गेटिंग इट एवरीवन? इसी के साथ यहां पर समय समाप्ति की घोषणा हो गई. 6 पॉइंट्स हमने किया. एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको वापस से रीड करने हैं, बाय हार्ट करने हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. सो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए पॉइंट के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा.